राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। ये भाग 17 के 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343 के खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि तक 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ ने उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा की अनुमति प्रदान की थी जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1960 के द्वारा बरकरार रखा। फिर इसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 344 में क्या है कि राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री BG खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना करी थी और 1956 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था। संविधान के 8वीं सूची के अनुसार जो भाषा है राजभाषा असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, टोगरी और बोडो। 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया और फिर इसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें जोड़ा गया मैथिली, संथाली, टोगरी और बोडो। राज्य की भाषा 345 के अंतर्गत आता है और जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने अपने मलयालम और असम ने असमिया भाषा, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, ओडिशा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी और गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड ने अंग्रेजी तथा पुदुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा ने क्योरोरोक तथा मिजोरम ने मिजो भाषा को अपना राजभाषा बनाया था। राज्यों के परस्पर संबंध की बात की जाए तो राजभाषा मतलब कि हिंदी ही होगी और ऐसा मतलब कि राजभाषा हिंदी ही होगी अनुच्छेद 346 के अंतर्गत। और उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधान मंडलों अगर वो दोनों राज्य चाहे तो हिंदी ही रहेगी। और दूसरा है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय तथा विधान मंडलों की भाषा अंग्रेजी होगा जब तक कि कानून द्वारा इसको चेंज नहीं कर दिया जाता है। और हिंदी को केवल राजभाषा माना गया है अर्थात भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब बात करते हैं आपात उपबंध की। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात आ जाता है। ये 3 मामलों में होता है, युद्ध या बाहरी आक्रमण हो गया है, सशस्त्र विद्रोह हो गया है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करता है जिसको न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। और दूसरा है कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 352 में हुआ था जिसके अधीन संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में ये जारी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है लेकिन ये पूरा तरह से संघ की कार्यपालिका के अंडर कंट्रोल में आ जाता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक रहती है और अगर इसको 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए तो 6 महीना तक बढ़ा सकते हैं और एक बार और 6 महीना तक बढ़ा सकते हैं इसी तरह। और आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन होता है तब मतलब कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 1/10 द्वारा होना चाहिए और लिखित सूचना देना पड़ता है लोकसभा अध्यक्ष को और लोकसभा अध्यक्ष 14 दिन के भीतर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करता है। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव नॉर्मल प्रभाव ये यहाँ पर एक प्रभाव है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम कर सकता है अथवा समाप्त कर सकता है और ये तब तक रहता है जब तक कि आपातकाल रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके समान कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है किंतु ये विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा हुआ था 1971 to 77। इस कार्यकाल में 2 बार एक ही समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अनुच्छेद 358 और 359। अनुच्छेद जो 358 है वो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है और जबकि 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ के। 1978 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें बोला गया कि अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रथम अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित तो किया जा सकता है लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर क्या है? तो अनुच्छेद 358 जो है वो बाहरी आपातकाल पे लागू होता है, जबकि दूसरी ओर 359 जो है वो बाहरी तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होती है। अनुच्छेद 358 जो है संपूर्ण देश में तथा 359 जो है संपूर्ण देश के साथ साथ किसी विशेष भाग में भी लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 जो है वो अनुच्छेद 19 को पूरी तरह से निलंबित करती है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाहरी आक्रमण के आधार पर आपात की जो पहली घोषणा हुई थी वो 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी, जब चीन से लड़ाई हुआ था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया था 10 जनवरी 1968 को। दूसरी बार आपात की जो घोषणा हुई थी 3 दिसंबर 1971 को बाहरी आक्रमण के आधार पे, और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी 26 यानी कि 1975 में। दोनों को 1977 में वापस ले लिया गया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356। भारत में राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ये राज्य में आपात घोषणा की अवधि 2 मास तक होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब ये 6 मास की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक ये राज्य में प्रवर्तन में प्रभाव में रह सकता है। इसके लिए संविधान 3 वर्ष से ज़्यादा हो तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 लागू किया गया था, क्योंकि पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल का पतन हो गया था। दूसरा ये है कि संविधान समय का अनुच्छेद 356 का प्रयोग मतलब सबसे अधिक समय तक रहा था जम्मू कश्मीर में, लगभग 1990 से 96 तक, 6 साल तक। अब पढ़ने वाले हैं वित्तीय आपात 360। तो वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत ये आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित जो लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा तय नहीं की गई है, यानी कि एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाती है तो वित्तीय आपात अनिश्चित समय तक प्रभावी रहता है। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 370(1) को में बताया गया था कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे, और अनुच्छेद 370(1) को में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद के विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं हैं। और संसद की शक्ति संघ सूची, पहली बार तो संसद की संघ सूची तथा समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी। कोई विषय विलय पत्र पर निर्दिष्ट विषयों अर्थात प्रतिरक्षा, विदेशी मामला तथा संचार का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 370(1) में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370(1) में बताया गया था कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं, ये राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 370, वो 35(a) को मिला के जम्मू कश्मीर को मिले थे विशेषाधिकार। पहला ये था कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, यहाँ का अलग संविधान और ध्वज था। विधानसभा का कार्यकाल यहाँ 6 वर्ष का होता था। रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार के अलावा किसी भी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर में कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य से व्यक्ति से शादी करती है तो महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा एपीएससी धारा लागू नहीं होता था। यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया। राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त को 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकृति दे दी थी। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239(a) के तहत पुदुचेरी के समान ही विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, और लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः GS मुर्मू और RK माथुर हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें होगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी कर सकता है। और इसके बाद क्या हुआ कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आरक्षण भी मिला।
दोहरी नागरिकता को ख़त्म कर दिया गया और जितना भी तिरंगा था, संविधान था, वो ख़त्म हो गया और भारत का तिरंगा और संविधान यहाँ पर लागू होगा। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन 356 भी लगाया जा सकता है और भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में मतदाता बन सकता है और उम्मीदवार भी बन सकता है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गया है। दूसरा बात है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को बना था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है और इस शीर्ष पे 4 सिंह हैं और एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं और इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर चित्र वल्लारी में एक हाथी है, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है, एक सांड है तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृति है और इसके बीचों बीच चक्र बने हैं। और एक ही पत्थर को काट के बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर एक धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया था। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा गया सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और हरा जो है राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा मतलब प्रयोग में लाया जाता है। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित है। राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो इसमें 24 तीलियां हैं और ये 3:2 में है। प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा में हंस मेहता ने इसको प्रस्तुत किया था और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों और निजी संस्थाओं आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 में 19(1)(o) एक मूल अधिकार का कानून बना कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, उसका मूल अधिकार है। और अगर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है और पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने करा था। पहली बार प्रदर्शन जो हुआ था वो राष्ट्रीय ध्वज का 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में हुआ था। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रगान का। तो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ये 52 सेकंड का है, संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड का है जिसमें पहला और लास्ट वाला पंक्ति गाया जाता है। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित विष्णु नारायण दत्त थे, सल्ला देवी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी की थी, उसके द्वारा गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसको प्रकाशित भी किया था। वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर NIA के सिपाही को जाता है। राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो इसके निर्माता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और इसे सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, वहाँ पर गाया गया था और ये 1 मिनट 5 सेकेंड का है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। इसे 1952 में गठित मेघनाथ साहा की अध्यक्षता वाली संवत सुधार समिति के अनुशंसा पर अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है और यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो वो कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। फिर इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी मयूर पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिनियायस। राष्ट्रीय फल आम मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस पेंथालेंसिस। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को गंगा को घोषित किया गया है और राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेंटिक। फिर राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है, एलिफास इंडिका। अब बात करते हैं संसद की वित्तीय समितियों। प्राक्कलन समिति, तो लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा को उपाध्यक्ष समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है।
यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन की कुशलता कैसे लाई जाए और प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु ये समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। फिर इसके बाद आता है लोक लेखा समिति। इसको प्राक्कलन समिति का जुड़वां बंद कहते हैं। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा चुना जाता है। इसे लोकसभा भी कहते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। सरकारी उपक्रमों की समिति, इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है और प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख समितियां कौन है, जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी समिति जो है उसमें 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। नियम समिति की बात की जाए तो इसमें 15 सदस्य होते हैं और उपसभापति को भी मिला दी जाए तो इसमें 16 सदस्य होते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण संबंधी जो समिति है इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति की बात की जाए तो इसमें 9 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 6 सदस्य और राज्यसभा के 3 सदस्य। पंचायती राज, लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्पनीय स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में शुरू हुआ था। फिर इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया था। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति तो टोटल 6 समिति है। बलवंत राय समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, JVK राय समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, 64वां संविधान संशोधन 1989, 73वां संविधान संशोधन 1993। इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के अंदर होगा, अनुच्छेद 243 अनु। और यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उनका निर्वाचन 6 महीने के भीतर होना चाहिए। अगर 6 महीना टाइम नहीं बचा है तो उसको ऐसे ही करवा लेना चाहिए। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी, लेकिन अभी ये त्रिस्तरीय है। 73वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये भाग 9 के अनुच्छेद 243 के को से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद है तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़ के अन्य सभी राज्यों तथा दिल्ली को छोड़ के अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या है कि ये त्रिस्तरीय ढांचे हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जो 73वां संविधान संशोधन था और के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसको भाग 9 को के अनुच्छेद 243 में 2 से लेकर यो तक और 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इसमें टोटल 18 विषय दिए गए हैं। और 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं कि महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण रहेगा। और नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर को 1688 में की गई थी और 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। महत्वपूर्ण शब्दावली जो वर्तमान में शून्यकाल है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है।
फिर इसके बाद आ जाता है स्थगन प्रस्ताव। ये मतलब क्या है, बहुत लंबे समय से लटका हुआ है कोई बात, तो लोक महत्व के मामलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसमें न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267। आधे घंटे की चर्चा, ये लोकसभा में भाई सप्ताह में 3 दिन होता है, सोमवार बुधवार शुक्रवार, और राज्यसभा में मतलब जिस दिन भी सभापति बोले 5 बजे से 5:30 बजे होता है। ऐसी चर्चा को ऐसी चर्चा को उठाने के पहले 3 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। लेखानुदान 166 को। फिर इसके बाद है फाइनेंस बिल या फिर वित्त विधेयक 112, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक कितना था 112, लेखानुदान 116। बजट सत्र, वर्तमान में बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होता है। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलता है और दूसरा हिस्सा 13 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 50 सदस्यों का होना आवश्यक है और 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना जरूरी है। अध्यादेश, ये नॉर्मल सब है। काकस, काकस क्या होता है, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की जो बैठक होती है काकस कहलाती है। नियम 193 क्या है कि इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक तथा अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकता है। यह नियम 1953 में बनाया गया था। फिर इसके बाद आता है गणपूर्ति। गणपूर्ति मेनली 10वां भाग होता है। पंगु सत्र क्या होता है, यानी कि एक विधानसभा भंग हो रही है और दूसरी विधानसभा बन रही है तो उसके बीच का समय पंगु सत्र कहलाता है। सचेतक कौन होता है, राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध जो मतदान करेगा उसके खिलाफ दल बदल निरोध कानून अपनाया जाएगा। संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्य को प्रवेश कर सकता है। अनुच्छेद 3 में है कि संसद चाहे तो विधि द्वारा नए राज्य भी बना सकती है। अनुच्छेद 5 में क्या है कि कौन कौन नागरिक हो सकते हैं भारत के। अनुच्छेद 53 में है कि कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में है। अनुच्छेद 64 क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 74 क्या है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 76 में कौन है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 78 में क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी मतलब कि प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को हर एक प्रकार की सूचना दे मंत्रिपरिषद की। अनुच्छेद 86 क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित कर सकता है या उसको संदेश दे सकता है। अनुच्छेद 89 क्या है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है और अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 यानी कि संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, उस पर राष्ट्रपति का सहमति देना आवश्यक है या नहीं है, या फिर उसके पास जो भी अधिकार है। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश करता है 112 के अंतर्गत। 123 में क्या होता है, संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 124 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन। 129 में क्या है, अभिलेख न्यायालय। 148 में क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 163 में क्या है, राज्यों में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। 169 में क्या है कि विधान परिषदों की रचना। अनुच्छेद 200 में क्या है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसकी भी मतलब कि जो राष्ट्रपति की तरफ पावर है वो। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति करता था तो 123। 214 की बात की जाए तो उच्च न्यायालय की स्थापना। 226 में क्या है कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने की शक्ति है। 233 में क्या है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 235 उच्च न्यायालय के नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा होता है, नियुक्तिकर्ता कौन है, वो राज्यपाल करता है। 239 की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। 243 की बात की जाए तो इसमें पंचायत और नगर पालिका के गठन की बात है। 245 संसद संपूर्ण देश या किसी भी हिस्से के लिए राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास। 249 यानी कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है यदि वो राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो। फिर है अनुच्छेद 262 यानी कि अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी से संबंधित विवाद को समझाने के लिए।
अनुच्छेद 263 यानी कि केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। अनुच्छेद 266 यानी कि संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। और 275 सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। 280 यानी कि हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। उसमें मेनली क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के बारे में। अनुच्छेद 300 के या ए यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसके द्वारा इसको 300 को में कर दिया गया। 312 में क्या है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 315 यानी कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324 चुनावों को पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी जो समझ शक्तियाँ हैं वो चुनाव आयोग के पास है। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन का संभव करा गया था, लेकिन 104वां संविधान द्वारा खत्म किया गया। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों तथा जनजाति के लिए विधानसभाओं में आरक्षण। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सभाओं में पदों का आरक्षण। अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में होगी और उसकी लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 347 पर्याप्त संख्या में लोग अगर किसी भाषा को बोलते हैं तो उसकी मान्यता राष्ट्रपति दे सकता है उस भाषा की। अनुच्छेद 351 तो ये क्या, ये संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान करें। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप होता है ये सब। अनुच्छेद 355 बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति हो रहा है तो अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 356 इसमें क्या होता है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन होगा। अनुच्छेद 360 में मेनली वित्तीय आपात होता है। अनुच्छेद 365 में है कि कोई निर्देश मतलब कि राज्य सरकार फॉलो करने में असफल रहा है केंद्र का तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन हो सकता है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 370 यानी कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। फिर इसके बाद आता है 394 को में क्या है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा 394 को। और 395 में क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1900 अधिनियम और 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन।